नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजय कुमार और अपने चैनल सुजय एजुकेटर में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वो एजुकेशन से रिलेटेड है और एजुकेशन से रिलेटेड ही इसमें बात की जाती है। तो दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दें कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया था कि हम लोग हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हिस्ट्री में 3 होते हैं, 3 पार्ट में हिस्ट्री बटा हुआ रहता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और फिर मॉडर्न। ठीक है, तो दोस्तों एक एक करके हम लोग उस सब तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके, जैसे मतलब कि हो गया कि एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, तो एंशिएंट हिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड जानकारी है वो हम लोग सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री। मतलब अब आपको पूरे लगातार सेशन मिलता जाएगा हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री है तो एंशिएंट हिस्ट्री में टोटल आपको जानकारी मिलता जाएगा एक एक कर करके कि कैसे कैसे इंडिया का प्रचलन हुआ, कैसे कैसे लोग वहाँ पर बदले, वहाँ पर जो सिक्के कैसे हुए, सिक्के कैसे प्रचलित हुए, कैसे पत्थर के मंदिर बनाए गए, क्या क्या सिक्का के बारे में जानकारी करेंगे। वहाँ पर किस तरह से लोग वहाँ पर खेती करना सीखे, फिर से चांदी, ये जो सब चले, ये कांस्य युग चला, मेगालिथ चला, महापाषाण युग चला, तो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक तो जान गए, जैसा कि आप, कि एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। तो मैंने एक PDF के रूप में बना कर रखा है कि जैसे कि आप लोग को ताकि समझ में आए, पॉइंट वाइज, एकदम पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए, अगर आप जीके आपके एग्जाम में आता है तो ये आपका वीडियो बहुत काम का है दोस्तों। तो ये किसी भी के लिए है, UPSC, SSC, रेलवे, ये किसी के लिए भी है। तो हम लोग पूरे एकदम समझ लीजिए कि ज़मीन से पढ़ेंगे, एकदम जीरो से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, कि एक एक जानकारी, कोई भी जानकारी इसके बाद से नहीं छूटेगा। तो हम लोग चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि प्राचीन भारत से ही दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर और पूर्वी भारत में ईंटों पाए जाते हैं। यानी कि प्राचीन भारत से ही, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री से ही पता लग गया था दोस्तों कि जो साउथ है हम लोग का, दक्षिण भारत में जो पत्थर के मंदिर हैं वो पूर्वी भारत में ईंटों में पाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति, यानी मरा हुआ व्यक्ति के साथ, उनके शव के साथ औजार डालते थे, हथियार डालते थे, मिट्टी के बर्तन डालते थे, आदि चीज़ें भी कब्र में गाड़ते थे। यानी पहले लोगों को जलाया नहीं जाता था दोस्तों, गाड़ा जाता था। मतलब गाड़ा जाता था, मतलब उनको ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता था। तो उसके साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीज़ें भी कब्र में गाड़ा जाता था दोस्तों। ऐसा एंशिएंट हिस्ट्री के, जैसे कि अभी आगे आप वीडियो में बने रहिए, आपको हम आगे बताएंगे कि ऐसे लोग पता कैसे हुआ था, कि कार्बन डेटिंग के द्वारा पता किया जाता है कि ये कितने साल पुराना है और कैसे कैसे वहाँ के लोग रहे थे। ठीक है, और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे, और ऐसे ही स्मारकों को हम लोग मेगालिथ कहते थे, यानी महापाषाण युग कहा जाता था उस समय। ठीक है दोस्तों, मृत व्यक्ति को शव के साथ क्या क्या किया जाता था, औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन और कब्र में उनके साथ रख दिया जाता था। देखिए, थर्ड पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि रेडियो कार्बन का निर्धारण के, यानी कार्बन डेटिंग के निर्धारण की विधि से ही पता लगाया जाता था कि वो किस काल के हैं। और इसी आधार पर कहा जाता था कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व में भी था। यानी एक तो आप पता लगा सकते हैं कि ये जो, मान लीजिए कि अगर कुछ निकलता है, लोहा निकलता है या कांसा निकलता है, कांसे की चीज़, टीन निकलता है, तो कार्बन डेटिंग से ही, यानी रेडियो कार्बन के निर्धारण के विधि से ही पता लगाया जाता था कि वो कितना साल पुराना है। और इसी से ही पता चलता है दोस्तों कि राजस्थान और कश्मीर में जो कृषि का प्रचलन था वो 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व में भी था। कहाँ? राजस्थान और कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, तो इतने इंपॉर्टेंट ये जो 3 पॉइंट थे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्राचीन भारत के इतिहास का,
वो मैंने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा हम लोग सिक्कों के बारे में जान लेते हैं कि सिक्का कैसे कैसे प्रचलित हुआ और कैसे कैसे लोगों के द्वारा पहुंचा गया। तो सिक्का, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि सिक्के के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमेटिक्स कहा जाता है। सबसे पहले तो एक बार जान लीजिए कि सिक्के के अध्ययन को हम लोग मुद्रा शास्त्र कहते हैं यानी न्यूमेटिक्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और पुराने सिक्के चांदी के, सोने और शीशे के बनते थे, याद रखिएगा। पुराने सिक्के क्या चीज के बनते थे? चांदी, सोना और शीशे के ही बनते थे, ठीक है। थर्ड है इसमें हेडलाइन कि लोग वहाँ अपना पैसा बैंक में नहीं बल्कि पैसा मिट्टी के बर्तन या कांसे के बर्तनों में रखा करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों इस सिक्के के बारे में कि जो वहाँ लोग थे, वहाँ के लोग, तो उस समय तो कोई बैंक उंक था नहीं, कुछ तो वहाँ पर व्यवस्था था नहीं कि पैसा वहाँ पर लोग जमा कैसे करें, कि आगे की जमा पूंजी कुछ यूज करने के लिए तो लोग तो वहाँ पर मिट्टी के बर्तनों में रख कर और उसको ज़मीन में गाड़ दिया करते थे, या कांसे के बर्तन में कहिए जमा करके उसमें रख दिया करते थे। नेक्स्ट है दोस्तों नोट। हम आपको हर टॉपिक के बाद एक नोट जरूर देंगे और वो नोट आपके एग्जाम व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ये जो नोट है ये भी इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस रोल है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है इस एंशिएंट हिस्ट्री का, जितने भी नोट अगर हमको देंगे, ठीक है। तो नोट का काम है कि सिक्कों का काम था, सिक्कों का अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सिक्कों का काम क्या था भाई, तो दान दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी, ठीक है। सिक्कों का काम आज भी वही है, दान दक्षिणा करते हैं, खरीद बिक्री, वेतन मजदूरी में काम आता है। और भी बहुत सारी चीज़ सिक्कों का यूज किया जाता है, लेकिन उस समय ये 3 ही सिर्फ थे एंशिएंट हिस्ट्री में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एक नोट और है कि गुप्त शासकों ने ही सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो गुप्त शासक थे उन्होंने ही सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अशोक के शिलालेख। आपको तो मालूम हुआ कि अशोक के ही शासनकाल में बहुत सारे शिलालेख चलाए गए थे, तो उनको भी पढ़ लेते हैं हम लोग कि अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में है। ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसमें कुछ खरोष्टी लिपि में भी है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। एक बात आप लोग गांठ बांध लीजिए दोस्तों कि खरोष्टी लिपि आपको जहां मिलेगा बस समझ जाए कि वो दाएं से बाएं लिखाया जाता है, ठीक है। और ये जो ब्राह्मणी लिपि थी वो आपको बाएं से दाएं लिखी जाती थी। एक पॉइंट याद रखिएगा अशोक के शिलालेख में, ठीक है। सबसे नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिलते हैं। ये 250 से श्री पूर्व के हैं और इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम किसको सफलता मिली थी? जेम्स प्रिसेप के द्वारा, और उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर थे। याद रखिएगा कि सबसे पहले जो ये अभिलेख था उसको पढ़ा कौन? जेम्स प्रिसेप ने। कब पढ़ा? 1837 में। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 837 लिख दिया है, 1837 होगा। 1837 में सफलता मिली किसको? जेम्स प्रिसेप को, जो कि एक बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवा में ऊंचे पद पर थे, ठीक है। 250 ईस्वी में उन्होंने इसको खोजा था, ठीक है। पढ़ पाए थे वही एक जेम्स प्रिसेप। ये आपके एग्जाम व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो सबसे पहले अभिलेख किसने पढ़ा था अशोक के ज़माने में? तो जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1837 में, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। नोट में आ जाइए कि 4 प्रकार के होते हैं वेद, ठीक है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद में सरस्वती की पूजा की जाती है, यजुर्वेद में ये आपको हवन उवन होता है, अथर्ववेद में जादू टोना होता है, सामवेद में आपका संगीत से संबंधित काम होता है, ठीक है दोस्तों। तो चारों के वेदों के बारे में आपको हम बता दिए। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणों, उपनिषदों को 1000 से 500 ईस्वी पूर्व के लगभग माना जाता है। तो देखिए दोस्तों हम लोग कहाँ थे? ये हो गया था अशोक वाला। हाँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती थी। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि पूर्ण जन्म की कथाएं क्या कहलाती थी? तो जातक कहलाती थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टॉलमी की ज्योग्राफी पुस्तक, ये पहली पुस्तक थी जो 115 ईस्वी के बीच की है, जिसमें रोमन व्यापार होता था। और प्लिनी के नेचुरलिस्ट स्टोरी का 150 ईस्वी का है, जो लैटिन भाषा में है, और इसने भारत और इटली के बीच के व्यापार की जानकारी मिलती है। किसमें? प्लिनी के नेचुरलिस्ट स्टोरी का 150 ईस्वी की है और यह लैटिन भाषा में है, और इसमें भारत और इटली के बीच के व्यापार की जानकारी मिलती है। किसमें? प्लिनी के
हिस्ट्री बुक में। याद रखिएगा दोस्तों, 2 बुक का नाम जरूर पूछेगा अगर एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, टॉलमी की ज्योग्राफी बुक और पिनली की नेचुरल हिस्ट्री बुक। ठीक है, ये लैटिन भाषा में थी। कौन? नेचुरल हिस्ट्री वाला, जिसमें भारत और इटली के बीच में व्यापार के बारे में डिस्कस किया गया है। और टॉलमी की जो ज्योग्राफी पुस्तक थी 115 ईस्वी के बीच में हुई थी, उसमें रोमन व्यापार होता था। पुराणों में 4 युग होते हैं। ठीक है, घर में भी आप लोग को बताया गया होगा कि त्रेता युग में कृष्ण भगवान, द्वापर में कृष्ण भगवान, त्रेता में ये सब हुआ है। अभी जो चल रहा है वो कलयुग है। तो ये त्रेता और द्वापर और काली 4 युग कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोग अभी कलयुग में कहा जाता है कि हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कि अशोक ने 37 वर्ष तक शासन किया। उसके लेखों में उसके शासन काल के 8वें से लेकर 27 वर्ष तक की घटनाएं वर्णित हैं। ठीक है, उसके शिलालेख जो भी थे, अभिलेख जो भी थे, वो 27 वर्ष तक की घटनाएं सब उसमें वर्णित है। लेकिन अभी तक जो उसमें जो शिलालेख मिला है उसमें उसके सिर्फ 9 वर्ष की घटनाएं ही मिलती है। भविष्य में शिलालेख मिलने पर उसके आगे का शासनकाल का पता चल सकता है। हाँ, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि अगर भविष्य में अगर ये जो अभिलेख है उसका शिलालेख जो है अशोक का, अगर वो भविष्य में मिलता है तो आगे की उसकी जानकारी मिल सकती है। क्योंकि उसमें जो अभी तक जो शिलालेख उसमें मिला है उसमें सिर्फ 9 वर्ष की घटनाएं की उसकी वर्णित है उसका, अशोक का, जो वो 37 वर्ष शासन किया है अशोक। ठीक है, तो नोट पढ़ते हैं। फिर देखिए नोट है, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी, ईसा की शताब्दी में की थी। याद रखिएगा हर्षचरित की रचना पूछ लेगा, हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो बाणभट्ट ने की थी। नेक्स्ट नोट है कि राजतरंगिणी, जिसने राजाओं की धरा कहा जाता है, जिसकी रचना कल्हण ने की थी 12वीं शताब्दी में। कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह है। बस याद रखिए कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक की रचना जो है वो की थी किसने? कल्हण ने की थी, जिसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में वर्णन है। ठीक है, और हर्षचरित की रचना की थी बाणभट्ट ने। तो इसी तरह दोस्तों ये एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट 1 है इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ऐसे ही करते करते हम लोग पूरे पार्ट पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का। तो आज एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 1 आज ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग कि पार्ट टू के साथ बहुत जल्दी ही मिलेंगे। और दोस्तों एक बात और कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो ज़रूर करें, और कैसा लगा ये कमेंट में बताएं, और क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए हमको वो भी कमेंट में बताएं। और इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए मज़ेदार ट्रिक, नए मज़ेदार सेशन और नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।